अच्छा, तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो ये ऐसे है ऑफ डेथ, ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे का अपना एक तरीक़ेकार होता है लिखने का, ठीक है? अभी तो जो ऑफ डेथ है, जो इसने लिखा है फ्रांसिस बेकन ने, इसने तो अपने अंदाज में लिखा है, लेकिन आर्गुमेंटेटिव ऐसे में ये होता है कि आपको एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए आर्गुमेंट्स को डेवलप करना पड़ता है और बार बार आपको वो जो आर्गुमेंट है उसको अपना जो आपका टॉपिक होता है या जो आपका प्रोपोजिशन होता है उसको आपको प्रूव करने के लिए बार बार उनकी सपोर्ट लेनी पड़ती है जो जो आपके पास आर्गुमेंट्स हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है, लेकिन चूंकि इसने ज़्यादातर इसको लिखा है, मुख्तसर लिखा है और कोशिश की है कि कम्प्रिहेंसिव हो, कि ज़्यादा लेंथी ना हो, तो इस वजह से आपको देखने में मिलेगा कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली different है. The essay is direct, it is witty, brevity, directness, wit, and to the point arguments are one of the qualities of these essays. The systematic way of writing makes Bacon's essay of death to move from one point to another logically. If there is no logic in the arguments, there is no point in giving them, because the sole power or the sole strength of arguments is when the arguments are logical. जब आप आर्गुमेंट्स देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपके आर्गुमेंट में दो तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन कि वो लॉजिकल हो, ठीक है, वो इलॉजिकल ना हो। नंबर टू कि वो रिप्रेजेंटेटिव हो, वो रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हो कि आपको पता है कि हमारे पास एक मैगज़िम है जो हम अक्सर बोलते हैं इंग्लिश में, जिसमें कहा जाता है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है ना? हर चीज़ में एक्सेप्शंस होती हैं, तो एक्सेप्शंस नेवर मेक अ रूल। इसलिए आपको एक्सेप्शंस को नहीं देखना होता, बल्कि रिप्रेजेंटेटिवनेस को देखना होता है कि मसलन अगर मैं ये कहूँ कि एक क्लास है और उस क्लास में मैं एक स्टूडेंट को देख कर कहूँ कि ये स्टूडेंट चूँकि बहुत अच्छी है, तो मैं कहूँ कि ये क्लास सारी बहुत अच्छी है। तो अगर पता चले कि उस क्लास में सारे अच्छे हैं ही नहीं, सिर्फ ये एक वाहिद ही लड़की है जो अच्छी है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव ना हुई अपने क्लास की, ये एक्सेप्शन हो गई, ठीक? अगर मेजॉरिटी ऐसी है इसी तरह, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं उसको एज एन आर्गुमेंट पिक कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ये देखें चूंकि ये अच्छी है, ज़्यादातर क्लास इसकी अच्छी है या क्लास इसकी अच्छी है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिवनेस, के अगर वो टिपिकली उस क्लास की जो क्वालिटीज़ हैं वो उसमें नहीं है, तो वो एक्सेप्शन तो हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिवनेस उसमें नहीं हो सकती। इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका आर्गुमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है? और एक चीज़ और कि वो ट्रू हो, झूठ पर मबनी ना हो। अगर कोई ऐसा आर्गुमेंट हो कि जो झूठा हो, तो वो आपको कहीं न कहीं फँसा देगा आपके आर्गुमेंटेशन में, ठीक? तो इसलिए आपको ये चीज़ ज़हन में रखना पड़ेगी। बाकी आर्गुमेंट्स बनाने के अपने तरीके हैं, वो जब अगर कभी मौका मिला और हम सीख रहे हुए कि हाउ टू राइट एन आर्गुमेंटेटिव एसे, तो फिर मैं उसमें आपको बता सकता हूँ। लेकिन इस वक़्त हमने ये देखना है एक्सक्यूज़ मी, कि बेकन का जो ये ऐसे है, ये ऐसे कितना लॉजिकल है, कितना डायरेक्ट है, कितना विटी है और इसके बाकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। Like I have just told you, it is logical. The subject matter is based on the real life. तो ये real भी होगी उसके arguments, ठीक है? And the reader is always absorbed in his arguments and is always
he is always seeking wisdom from his arguments. When he's seeking wisdom from his arguments, that would mean that his arguments are appealing also. ये नहीं है कि बस वो बोल रहा है और बस खत्म कर रहा है कहानी और आपको अपील नहीं कर रहा. How does he do all this? He does it with the help of various devices. Metaphors use करता है, similes use करता है, historical allusions देता है. ये सारी जो है ये devices हैं. ठीक, तो literary devices में ये जो devices हैं चूंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोग ज़्यादातर बातों को इसी तरह समझते हैं कि आप उनको एग्जाम्पल्स दें और कंपैरिजन करके बताएं, या फिर आप उनको किसी ऐसी चीज़ का हवाला दें कि जो ऑलरेडी लोगों में फेमस हो, जिसको हम कहते हैं अल्यूजन या कहते हैं रेफरेंस, किसी की चीज़ का रेफरेंस देना, अल्यूड करना या अल्यूजन देना. ठीक है. This essay, which is titled as Of Death, is the reflection of Bacon's experience, his wisdom, which he acquired during his lifetime. He reinforces his arguments with the use of similes, with the use of allusion, with the use of metaphors, and quotations. He takes quotations from various philosophers, famous philosophers. You will come to know that in this essay there are some quotations also, more in number than the previous essay. If you remember, in the previous essay there was just one quotation, but here we have a lot of them. Then there are attempts to give the reader a nerve to face the death. Like I have just told in the beginning, that he is trying to highlight the positive aspects of death. तो वो पॉजिटिविटी जो है वो क्यों वो बता रहा है, वो इसलिए बता रहा है, he is trying to make the reader brave for death, कि डरने की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है. And then he compares it with darkness. He tells the horrifying things that has to offer, but still he finds goodness and fineness in those horrific things, horrifying sides of death. He also argues about the people who are under the strong influence of an emotion, like the emotion of revenge, the emotion of grief, emotion of love. So he tells how the death appears to them. To such people, that does not appear to be terrifying. You would have seen when someone is in love, he is happily ready to give away his life. And when someone is in a revenge, he is happily willing to take life and to give life. देखा होगा आपने कई दफा ऐसा, मूवीज में भी काफी है, ये बड़े बड़े कारनामे लोग इसी में करते हैं. विदाउट इमोशन यू कैन नॉट डू एनी एडवेंचर. इमोशन बहुत जरूरी है ना. अगर पीछे कोई इमोशन ना हो, कोई ड्राइव ना हो आपके काम के, तो आपका जो काम है वो आप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं. मसलन देखें कि अगर आपके पास जज्बे शहादत ना हो तो आप जिहाद नहीं कर सकते हैं. मसलन आप देखें अगर आपके पास मोटिवेशन ना हो तो आप पढ़ नहीं सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसीलिए ज़रूरी हैं, ये इमोशंस ज़रूरी है कि इन इमोशंस की वजह से इंसान बड़े बड़े एडवेंचर्स करता है. तो एक जो इसमें एडवेंचर है वो डेथ भी है. टू गो ऑन द जर्नी ऑफ डेथ वो अलग से एक एडवेंचर है, और इसके लिए आपको कोई ना कोई इमोशन चाहिए. आइदर यू हैव टू बी करेजियस, ब्रेव, or you have to be in love, or you have to be in revenge, or you have to be in grief. Because sometimes grief में भी होता है कि grief इतना ज़्यादा होता है कि you are even ready to die, कि बस अब इसके बाद ज़िंदगी का मज़ा ही ना रहा. होता है ना बाज़ औक़ात कोई ऐसा वाक़या आ जाता है लाइफ में कि बंदा कहता है कि बस यार अब तो ज़िंदगी का मज़ा ना रहा, अब तो बंदा मर ही जाए तो अच्छा है. तो इस तरह से है.
So it means that this essay of death is full of the richness of content and meaning. content भी में भी rich है, आप देखेंगे इसकी meaning भी बड़े wide है और vast है, और आपको इसमें ये भी लगेगा कि ये इसको you can present this essay as a model of concise and eloquent prose. ये जिस तरह बेकन का स्टाइल है लिखने का. तो हम देख लेते हैं, ज़रा इसको खोल के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इस ऐसे में क्या है. पढ़ना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कितना पढ़ सकते हैं. कोशिश करेंगे कि आज हम इसको ख़त्म कर सकें. ठीक है. Of death. Men fear death as children fear to go into the dark. The first sentence is starting with a simile. Simile है ना. Simile और metaphor में क्या फ़र्क होता है? Simile और metaphor दोनों जो है वो comparison के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क ये होता है कि जो आपका simile है उसमें word of comparison यूज़ होते हैं. बच्चे साउंड कम करें, इसकी साउंड कम करें. तो जो वर्ड ऑफ कंपैरिजन है वो अगर यूज हुआ है किसी कंपैरिजन में तो ये हो जाएगा सिमिली. और अगर डायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग एनी वर्ड ऑफ कंपैरिजन तो वो मेटाफर कहलाएगा. अच्छा, दोनों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. ठीक है. इसी सेंटेंस में देखें, इसमें एज जो आया है, द वर्ड एज, दिस एज इज बेसिकली अ वर्ड फॉर अ वर्ड ऑफ कंपैरिजन. इसके जरिए हम कंपैरिजन करते हैं. ठीक है. तो हम जब कहते हैं कि men fear death as children fear to go into the dark, so we are comparing two concepts with the help of as. so ये हो जाएगा simile. या आपने देखा होगा बचपन में आपको कितनी इसी तरह के comparisons टीचर्स ने याद भी कराए होंगे, as tall as जिराफ, या इस तरह के जो आपको होगा, as brave as a tiger और as a lion, as fast. ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, ये सिमिलीज है, क्योंकि इनमें as का वर्ड यूज हो रहा है, which is a word of comparison. You could use any other word of comparison also in place of as. For example, you could use the word like, you could use the word just as, you could use the word resembling, all these things. जहाँ पर ये word ऐसा इस्तेमाल होता हो कि जो comparison को बता रहा हो. Where there is a direct comparison, like if it had been so, the sentence had been so, men fear death as children fear to go into the dark. इसकी बजाय यूं होता कि men fear death because it is darkness. अब darkness is compared to death here without the use of any comparison word. और आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े जो हैं वो अपने छोटों को या अपने बच्चों को या बाज़ औक़ात बड़े बड़ों को भी कहते हैं कि ये तो मेरा शेर है. तो अब ये शेर जो होता है ये कोई हकीकत में तो शेर नहीं होता कि जिसकी दुम होती हो, जिसके जो है वो क्लॉज हो और जो है शेर की तरह धाड़ता हो. वो तो हम एज अ कंपैरिजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ये इतना ब्रेव है या इतना करेजियस है जिस तरह के कोई टाइगर या कोई लॉइन या कोई ये होता है, शेर होता है. तो वहाँ हम डायरेक्ट उसको शेर कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मेटाफर है. लाइक आपने देखा होगा कि जब कहा जाता है कि पीटीआई का सुनामी आपको उड़ा के ले जाएगा, तो अब ये नहीं कहा जा रहा कि पीटीआई सुनामी की तरह है जो आपको उड़ा ले जाएगा, बल्कि डायरेक्ट ही उसको सुनामी कहा जा रहा है. तो ये क्या है, ये है a comparison without the use of word of comparison, which would mean that it is a metaphor. I hope I'm clear on this. So men fear death as children fear to go into the dark. मेरा बच्चा, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप आवाजें तो नहीं निकाले. हाँ, आवाजें मत निकाले. ठीक है. अच्छा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. एक्चुअली ये बच्ची उठी हुई है, 3 साल की छोटी बच्ची, और बाकी सो रहे हैं.
اصل میں جو بڑی بیٹی ہے وہ چلی جاتی ہے اسکول، تو میں بھی پھر پڑھانے لگ جاتا ہوں، تو پھر جو ہماری ہاؤس میڈ ہے یا میری وائف ہے وہ سو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، تو یہ میرے پاس اکثر بیٹھی رہتی ہے. سوری فار دیٹ ڈسٹربنس. اچھا ہمارا سیشن پھر 1 منٹ رہ گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں پھر اب دوبارہ سیشن لوں اور پھر اس کے بعد آپ کو میں مزید آگے یہ پڑھا دوں، ٹھیک ہے؟ سی یو سون. اچھا